हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर शर्मा आज आपको इस रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल के तहत कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने चल रहा हूं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके उनके बारे में विधिवत जानकारी आपको दूंगा। तो ज़्यादा कुछ मैं अपने बारे में ना बता के मैं आपको सिर्फ पहले चैप्टर के बारे में आज पहला अध्याय आपका स्टार्ट करूँगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा समझिए। आप जानते हैं कि जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, वो आपका लिया गया है वास्तविक संख्याओं से। आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भाई साहब? वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि संख्याएं होती क्या चीज हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली संख्या जो होती है आपकी वो वास्तविक संख्या होती है और दूसरी क्या होती है आपकी? अवास्तविक संख्या। अभी आपको एक टेबल में बना के अभी सिखाऊंगा आपको, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप टेबल के रूप में समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर संख्याएं। तो मैंने अभी आपको बताया कि संख्याओं के दो काइंड्स हैं। फर्स्ट आपका क्या है? वास्तविक संख्या, जिसके बारे में आपको अपने चैप्टर में पढ़ना है, और सेकंड आपकी है अवास्तविक संख्या। तो अब आते हैं पहले चीज पर, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक का मतलब होता है रियल नंबर। अंग्रेजी में जैसे आप लोग पढ़ते हैं, वास्तविक का अर्थ अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं आप? रियल नंबर। तो रियल नंबर होता है क्या चीज है? वास्तविक संख्याएं, जो संख्याएं पूर्णांक हो, आपकी परमेय हो अपरमेय हो। यहाँ पे मैंने 3 संख्याओं का नाम लिया है। कुछ लोग आपको ऐसे भी बताएंगे परमेय व अपरमेय, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जोड़ दे रहा हूं, पूर्णांक। सेकंड पार्ट आपका बनता है परमेय संख्या और तीसरी पार्ट आपकी बनती है वो है अपरमेय संख्या। तो अभी सबके डिफिनेशन में बारी बारी से आपको समझाऊंगा। तो आप वास्तविक संख्याओं के डिफिनेशन क्या कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक हो, परमेय हो और क्या हो? अपरमेय हो, या इनमें से कोई भी संख्या हो तो आप उसको किसके अंतर्गत लेंगे भाई साहब? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। अर्थात परमेय व अपरमेय संख्याओं का जो समूह निकलता है उसी को क्या बोलते हैं जी? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि जो आपका पूर्णांक होता है ये परमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है, इसलिए आप साधारण भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इन दोनों को मिलने से क्या बनती है? आपकी वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्या मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का जो सम्मिश्र रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं जी? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परमेय संख्या के भी पार्ट आपको हम बता रहे हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या आप लोग पढ़े हैं, कक्षा 9 के ही क्लास में आपकी है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में आप व्यक्त कर सकें, P/Q के रूप में आप क्या कर सकें? व्यक्त कर सकें। जिन संख्याओं को, यहां पे देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, उन्हें क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। यहां पर यह भी बताया जाता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का जो मान हो वो 0 के बराबर ना हो। तो इसके बारे में थोड़ा समझिए, P/Q है क्या चीज? P मतलब होता है आपका अंश। P मतलब क्या हो गया? आपका अंश। और Q मतलब आपका हो गया हर। अंग्रेजी में अंश को आप लोग जानते हैं न्यूमरेटर कहा जाता है, और Q को क्या बोला जाता है? इट मीन्स हर को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो अंश बटे हर की जितनी भी संख्याएं हैं उनको आप क्या बोल सकते हैं जी? क्या कह सकते हैं? परमेय संख्याएं आपको बोल सकते हैं इसे, जहां पे कभी भी हर 0 के बराबर ना हो। क्योंकि यहीं से डिफिनीशन, अगर Q 0 के बराबर अगर आपका हो जाता है तो संख्या वास्तविक ना होके अवास्तविक में परिवर्तित हो जाती है आपकी। फिर आगे थोड़ा समझिए, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में और भिन्न में क्या अंतर होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई साहब वास्तविक संख्या और भिन्न में अंतर बता दीजिए, क्योंकि आप जो
छोटे क्लासों में पढ़ते हैं वहाँ पर भिन्न के बारे में आपको बताया गया होगा, लेकिन जैसे ही कक्षा 9 में आप पढ़ेंगे तो आपको उसी टाइप के सवाल आपको परमेय संख्याओं में यानी वास्तविक संख्या वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में सब यही बताता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अंतर है डेफिनेशन में आपकी परमेय संख्या में। तो जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई साहब, परमेय संख्या कहते हैं। इसके साथ साथ जहां आप ये भी लिखेंगे P व Q परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं। परस्पर कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पे समझिए, यहां पे मैंने एक लाइन लिखी परस्पर सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो आपने अंश और हर में P और Q लिखा है इनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात ये संख्याएं किसी भी संख्या यानी एक के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, तब आप ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे जी, परमेय संख्या। अगर डिवाइड हो रही है तो उनको भिन्न के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से परमेय संख्या की डेफिनेशन पूर्णतः समझ में आ गई होगी। जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P व Q कैसी संख्या होनी चाहिए, परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हो, तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या बोलेंगे कि तो P/Q को आप बोलेंगे परमेय संख्या। अब देखिए परमेय संख्या तो डेफिनेशन में आपने लिख दिया, अब इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। आपको पढ़ने के लिए आपका पूरा का पूरा चैप्टर बचा है, वो आपको मैं विधिवत आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने ये परमेय संख्या आपने सीख लिया। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़िए। अपरमेय संख्या आपने कक्षा 9 में लिखा है और आपका कक्षा 10 में भी जब लास्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे इस चैप्टर का, तो वहाँ पर अपरमेय संख्याओं के बारे में भी सवाल आपको दिया रहेगा और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपरमेय संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, वो 2 नंबर या फिर आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। अब थोड़ा अपरमेय संख्या के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। आपने परमेय के बारे में समझा, अपरमेय के बारे में समझिए। आप देखिए अपरमेय मतलब परमेय संख्या में आपने पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख दी। जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक आपका दिया है, पूर्णांक दिया गया है, मान लीजिए आपने लिखा है 10, तो 10 को आप अपान 1 लिख सकते हैं। अगर आपको 10 को आप अपान 1 लिख सकते हैं तो ये आपकी किसके अंतर्गत आ गई भाई साहब, परमेय संख्या के अंतर्गत आ गई। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको बटे के रूप में आप निरूपित नहीं कर सकते हैं या पूर्णांकों के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, तो आप अपरमेय संख्या की परिभाषा ऐसे देंगे कि जो संख्याएं परमेय ना हो, जो संख्याएं परमेय ना हो उन्हीं को आप क्या बोलेंगे जी, अपरमेय संख्या कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई साहब, अपरमेय संख्या कहा जाएगा। तो अपरमेय संख्या में आप डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, जो संख्याएं परमेय ना हो या जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सकें, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, ना व्यक्त किया जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, अपरमेय संख्या। उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे रूप में जब आप एग्जाम्पल इसका पूछेगा कोई, आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जितनी भी कर्णीगत संख्याएं हैं जिनके आप पूर्ण कर्णी ना निकाल सकें उन्हें आप अपरमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि √2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कई अध्यापक पढ़ते हैं अंडर रूट कहते हैं, तो ये अंडर रूट नहीं होता है। रूट के मतलब ये होता है, ये जो चिन्ह है ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है, तो स्क्वायर रूट इसको क्या पढ़ा जाएगा, 2 पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर देखिए 2 का आप पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे जी, अपरमेय संख्या कहेंगे। ठीक, इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कोई पूर्णांक लिखा हो और उसके साथ कर्णीगत कोई संख्या आपने लिख दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया 2 मल्टीप्लाई बाई √3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई √3 जो है वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी जी, अपरमेय संख्या। ये इसका मतलब क्या हो गया, 2 कैसी संख्या है, पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक है तो किसके अंतर्गत आएगी, परमेय संख्या के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या, तो यहाँ पर जब इनका गुणनफल किया जाएगा यानी परमेय संख्या
परिमेय संख्या और गुणे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ये आपका जो निकलता है इनके गुणनफल से, तो वो आपका निकलता है अपरिमेय संख्या ही निकलती है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखेंगे ये कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब कहीं गुणनफल लिखा हो तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख दिया गया 2√3, ये आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखिए मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आपने लिखा है जिसमें दशमलव स्थान के दाहिने तरफ या दशमलव स्थान के बाद अंकों का समूह या कोई एक अंक बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। मैंने कुछ समझाया आपको, मैंने ये कहा कि जैसे मैंने लिखा 2.3333, ये डॉट डॉट, यहां पर आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो अंक 3 है, दशमलव के बाद क्या लिखा है भाई साहब? 3 जो लिखा है, इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार की भी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, आपको वहां पे बताया जाएगा। अपरिमेय संख्याओं के भी काइंड्स हैं, जब वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर। इसके बाद जैसे मान लीजिए अंकों की पुनरावृत्ति ना होके, अंक समूह की पुनरावृत्ति ना होके आपका दशमलव प्रसार के बाद अंक नहीं बंद होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.10, 100, 100, आप ऐसे बोल सकते हैं 10000, ऐसे डॉट डॉट अगर ऐसे लिखा हो तो ये भी आपके किसके अंतर्गत आती है भाई साहब? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए एक बात और आप समझिए, आप अगर कंपटीशन लेवल का कभी भी एग्जाम देने जाएंगे या फिर आपके कक्षा 10 में ही आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक संख्या आपकी आती है पाई। इसको क्या पढ़ते हैं? आप लोग सब जानते हैं, इसे पहले ही पूर्वत पढ़े हैं। इसको क्या पढ़ा जाता है भाई साहब? पाई कहा जाता है। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22 बटा कितना होता है? 7 होता है, या 3.14 इसके 2 स्थानों तक मान लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो पाई है, ये पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या है ये। लेकिन 22/7 आप देख रहे हैं अंश हर में एक के अलावा कोई गुणनखंड यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप? परिमेय संख्या। अर्थात इसके 2 रूप हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आपको कहीं पाई लिखा गया, केवल पाई है, तो इसको आप अपरिमेय संख्या कहेंगे। और जब आपका इसी का मान 22/7 लिखा जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्या। तो हमेशा याद रखेंगे, यदि कहीं संख्यात्मक मान में 22/7 लिखा है तो उसको आप परिमेय संख्या बोलेंगे, और जब उसी को आप दूसरे रूप में यानी पाई के रूप में लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। इसका एक बड़ा रीजन है, यहाँ पर जब आप डिवीजन करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने 2 रूप आपको बताएं, 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 कई बार आ रहा है, नहीं हमेशा ऐसे आता चला जाए, कभी ये समाप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप संख्या लेते हैं 0.33 को आप अंश बटे हर के रूप में, यानी किसी आप परिमेय संख्या में अगर आप चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि यदि आप, जैसे यहाँ पर एक संख्या मैंने उठा लिया कि 10, मैंने क्या उठाया? 10 उठाया, और 10 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया भाई साहब। किससे डिवाइड किया? 3 से। तो 10 का पहाड़, ये सॉरी 3 का पहाड़ा जब आप 10 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका कितना होता है? 9 होता है। अब आपका 1 बचेगा, जो 1 बचेगा इसके आगे कोई अंक नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर दशमलव बढ़ा के 1 के सामने आप 0 पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर फिर 3 का पहाड़ा 10 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर देखिए बचेगा 1, तो फिर यहाँ पर ऐसे 3 आता क्या हो जाएगा? ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 10/3। अगर आपसे पूछे कोई कैसी संख्या है तो ये 2 चीज़ों का मिश्रण है। ये यहाँ पे जो 3 आपका आ रहा है, इसको लिखने का तरीका होता है 3 + 0 पॉइंट आप लिख सकते हैं 3333 ऐसे डॉट डॉट, अदरवाइज आप लिख सकते हैं 3 + 0.333 आप लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3, ये जो आपने 3 लिखा है, 3 आप पूर्णांक भी कह सकते हैं और भी क्या कह सकते हैं जी? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय संख्या और प्लस क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई साहब? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या निर्गत हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कंप्लीटली इस संख्या को अगर बोला जाएगा तो ये आपकी अपरिमेय संख्या निकलेगा। सेम काइंड देखिए 10/3। अब जब आप 10/3 को आप डिफाइन करेंगे, जो आपका 10 और 3 है इसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। आप देख रहे हैं भाई 10 जो है 3 में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है 1 के अलावा, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे भाई साहब?
परमेय संख्या कहेंगे। जब आपका ये परमेय संख्या हो गया, लेकिन जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर निकल रहा 3.3333, तो ये आपके किस में आ जा रहा है जी, अपरमेय संख्या में। तो सेम तरीका यहाँ पर है भाई साहब, जब पाई आप कहीं लिखेंगे तो उसे अपरमेय संख्या कहा जाएगा, लेकिन इसी की वैल्यू जो सब बताते हैं 22/7 है, वो एक परमेय संख्या क्यों है। जब आप 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 ऐसे डाट डाट निकलेगा, आपके कई संख्या इसमें आएंगी, फिर उसके बाद अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 22/7 परमेय संख्या, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा है। अगर आपकी परमेय संख्या यानी पाई अगर कहीं लिखा तो इसे आप क्या पढ़ेंगे जी, अपरमेय संख्या कहेंगे। तो ये आपका हो गया संख्याओं के बारे में। संख्याओं में आपने वास्तविक पढ़ा, वास्तविक में पूर्णांक आपने बताया मैंने, पूर्णांक आप जानते हैं किसे बोलते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। इन्हीं दोनों के बारे में पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। इन्हीं दोनों से रिलेटेड कम से कम 4 नंबर के सवाल आपके सवाल नंबर 1 से जो अंक तक का सवाल आपका आता है बोर्ड परीक्षा में, आपसे अवश्य पूछा जाएगा। 2 सवाल जरूर इसमें से रहेंगे। तो इनके बारे में आपको मेरे ख्याल से विधिवत जानकारी मिल गई होगी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा दोनों पार्ट्स, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इन्हीं के बारे में इस पूरे चैप्टर में जो आप ये वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, इन्हीं के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जैसे आपने वास्तविक तो समझ लिया, इन तीनों अगर संख्याएं मिश्र रूप में या कहीं दी गई हैं तो आप वास्तविक संख्या कहेंगे, लेकिन अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो जो आप इसकी डिफिनेशन आप स्वयं दे सकते हो कि जो संख्याएं वास्तविक ना हो उन्हें आप क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या, अर्थात जिनका कोई अस्तित्व ना हो, जो आपको पूर्वोक्त बताया गया है। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा वर्गमूल के अंदर -2 लिख दिया, आपने क्या लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर आपने क्या लिख दिया है, -2। तो आपको पूर्वोक्त बताया गया है, या पहले से ही आपको जानकारी होगी, नहीं तो इस चैप्टर में जब आपका द्विघात समीकरण मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये मैं समझाऊंगा कि वर्गमूल के अंदर यदि कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो वो मान इमेजिनरी कहा जाता है, यानी अधिकल्पित कहा जाता है। जब अधिकल्पित आपका कोई मान रहेगा तो उसी को क्या पढ़ा जाता है जी, अवास्तविक संख्या। जैसे कई लोगों ने बताया होगा कि 0/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव/इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होती है, एटसेट्रा। तो जिन संख्याओं के बारे में हमें और आपको पूर्णवत मान नहीं पता, यानी पूर्ण मान ना पता हो, तो उन्हीं को क्या बोल सकते हैं आप, अवास्तविक संख्या। अर्थात जैसे संख्याएं जो वास्तविक ना उन्हीं को आप अवास्तविक कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो अब देखिए परमेय संख्या में आपको पढ़ना क्या चीज है, ये थोड़ा समझिए। ये परमेय संख्या के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपका मतलब चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले यही समझना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या चीज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आपको एल्गोरिथम भी अभी मैं समझाऊंगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज होती है, तो यहां पर देखिए यूक्लिड जो है ये गणितज्ञ का नाम है। विभाजन प्रमेयिका, विभाजन का मतलब आप सब लोग जानते हैं डिवीजन, भाग की प्रक्रिया के लिए गणितज्ञ यूक्लिड ने एक नियम प्रतिपादित किया था, उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। जो चीज आप कक्षा 3 से पढ़ेंगे आज के सिलेबस में, कक्षा 3 में आपको मिलेगा, ये देखिए भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल। इसको आप अगर ऐसे ना समझ पाए तो एक भागफल वाली प्रक्रिया में स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 3 आपने लिख दिया, आपने क्या लिखा है कि 10 डिवाइडेड बाई 3 या 10 को आप 3 से भाग कर रहे हैं। इसको पढ़ने का तरीका यही है कि 10 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, आप 3 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जिसमें भाग दिया जाता है, किसमें भाग दिया जा रहा है भाई साहब, 10 में। तो जिसमें भाग दिया जाता है उसी को आप भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य कहा जाता है। ठीक, जिससे भाग दिया जाता है, तो भाग किससे दिया जा रहा है यहाँ पर, 3 से। तो यहाँ पर जो 3 है इसी को बोलते हैं भाई साहब भाजक कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। तो भागफल की प्रक्रिया आगे थोड़ा बढ़ा लिया जाए तो 3 का पहाड़ा आप 10 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है। तो जितनी बार पढ़ा गया यहाँ पर लिख लिया जाता है। और भागफल की प्रक्रिया में आप सब जानते हैं कि ऊपर वाले में से नीचे घटाया जाता है।
तो 10 में से जब 9 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए भाजक का पहाड़ा भाज्य में कितनी बार गया है, 3 बार। जितनी बार ये पूर्णांक बार गया है इसी को आप पढ़ते हैं भागफल। क्या पढ़ते हैं आप, भागफल कहते हैं। और जो यहाँ पर अंत में आपका बचा है इसी को कहा जाता है शेषफल या रिमाइंडर कहा जाता है अंग्रेजी में। अभी सबकी अंग्रेजी हम लिख देंगे, आपको हम बता रहे हैं। ये बात को समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने लिया कि 10 में 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं। 10 में 3 से जब आपने डिवाइड किया तो भागफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 3, और शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हो गया, 1। ये आपको गुरुजी आपके कक्षा 2 से स्टार्ट किए होंगे, शायद 2, 3, 4, 5 आप हमेशा पढ़ते आए होंगे। तो यही रूप इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये यूक्लिड नामक मतलब गणितज्ञ ने इसको प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उन्होंने लिखा है कि जो भाज्य है इसका मान भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल को यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो उसके क्या होगा, बराबर होगा। एज एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। तो ये फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो भाज्य इसमें क्या बताया गया आपका, 10 है। भाज्य कितना है भाई साहब, 10 है, यहाँ पर 10 है। यहाँ पर देखिए अब ये पक्ष आप ले लेते हैं, भाजक, भाजक गुणे आपने लिखा भागफल, प्लस कितना हो गया आपका, शेषफल। तो यहाँ पर इनकी अगर आप वैल्यूज रखते हैं तो यहाँ पर भाजक का मान कितना आपका दिया गया है, 3, गुणे भागफल का मान कितना दिया गया है, 3, और शेषफल की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो 3 में 3 से जब आप गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर प्लस 1 लिखा है तो 9 में 1 जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, जो कि आपके भाज्य के क्या है, बराबर है। तो यही नियम इन्होंने प्रतिपादित किया है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है ये आप कह सकते हैं कि इन्होंने तो नियम तो बना दिया, लेकिन इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे। तो आपका इसका उपयोग, इस सवाल का प्रयोग आप मासा निकालने में ज्ञात कर सकते हैं। जो आप संख्याओं का मासा निकालते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा आपके इसी चैप्टर में। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद आप अपनी किताब में पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म क्या चीज होती है, तो ये समझिए, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जब आप किसी सवाल को हल करेंगे तो वही कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या कहा जाता है भाई साहब, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यदि आप किसी सवाल को हल करते हैं तो जो कंप्लीट प्रक्रिया है हल करने तक, उसी को क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो आप समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। तो अब जो है इसमें बताने लायक और कुछ नहीं बचा है। जो आपका पहला चैप्टर है उसके बारे में जब सवाल आएगा तो हम आपको उसकी चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए बस आपके लिए इतना ही मैं बता रहा हूं। आपका आगे मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने आप को मैथ में 1 to 1 यानी 100% आप लेके आएंगे, मेरी गारंटी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो लगातार चैप्टर बाय चैप्टर आप देखते रहिए। और मैं एक सुझाव दूंगा आपको किताब के लिए। किताब यदि आप पढ़ें तो कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप NCERT पढ़िए, मनोहर रे जी की किताब आप, नहीं तो मैं बताऊंगा कि आप चाहे मास्टरमाइंड की बुक ले लीजिए, अदरवाइज आप बालाजी की किताब ले लीजिए। बड़ा अच्छा मैटर है उसमें, मैंने देखा, मैंने पढ़ाया भी है। मेरे पास कई किताब से आती हैं, लगभग 7-7, 8-8 प्रकाशन की किताब मेरी कोचिंग्स में आती हैं। तो आप लोग अगर वो किताब लेते तो आपको ना 100% लेकिन आपको 80% मैटर आपको उसमें मिल जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप दोबारा हमारे चैनल पे आएंगे, मैं आपको ये पूर्वोत्तर चैप्टर पढ़ाऊँगा।